हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर में क्या डिफरेंस है, उसमें कौन कौन से रिलेटेड डिजीज हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, इसोफेगस है जो ट्रैकिया के पीछे से जा रहा है। ये ऊपर में जो एक स्फिंक्टर है उसको कहते हैं अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, ये प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर कहलाता है। और जहाँ जो स्टोमक में ओपन होता है उसको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, इसको डिजिटल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों की डिफरेंस की बात किया जाए, ठीक है, तो पहला इसका नॉर्मल लेंथ, अपर का नॉर्मल लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और लोअर का नॉर्मल लेंथ 5 सेंटीमीटर होता है और इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इन दोनों में अपना अपना प्रेशर भी होता है, तभी तो ये बंद होता है और ये ओपन होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रेशर क्या होता है, तो जो अपर इसोफेगल है उसका प्रेशर होता है 60 mm Hg और जो लोअर है उसका होता है 6 से 26 mm Hg। ठीक है, अभी जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर है इसमें मेनली 3 मसल आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, डिजिटल पोर्शन ऑफ इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर। देखिए ये क्या है, फेरिंग्स है, इसका जो लास्ट वाला है डिजिटल पोर्शन ऑफ इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर। दूसरा क्रिकोफेरिंजियस। तीसरा सर्कुलर मसल ऑफ ये प्रॉक्सिमल इसोफेगस। ठीक है, ये तीनों मसल से मिलके बना हुआ है। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं पहले लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के बारे में। इसका जो प्रेशर था 6 से 26 mm Hg, ये कैसे घटता है, तो ये 2 कारणों से घटता है, एक ड्रग के कारण और दूसरा फूड के कारण। तो ड्रग के कारण उसका निमोनिक्स ऐसे याद कर लीजिए, पीएमटी बैड कैन बी दी शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए। ठीक है, अब पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 E2 और प्रोस्टेरियन। एम से मॉर्फिन या मेप्रिडीन, टी से थियोफाइलिन, बी से बार्बिटूरेट्स, डी से डाइजिपम या डोपामीन, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ए से एट्रोपिन और एन से नाइट्रेट। फूड में किसका निमोनिक्स होगा, तो कैप्स फैट। सी से हो जाएगा चॉकलेट कॉफ़ी, ए से अल्कोहल, पी से पेपरमिंट, एस से स्मोकिंग और फैट तो है ही। तो ये सबसे मेनली इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला बीमारी जो होता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का, उसको कहते हैं इनकम्पिटेंट LES। ये करेक्टराइज क्या होते हैं, इनकम्पिटेंट LES मतलब कि पूरी तरह नहीं बन पाना। इसमें टोटल लेंथ जो होता है ना वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है और इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है 6 mm Hg से कम होता है, जब में नॉर्मल कितना होना चाहिए, 6 से 26 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इनकम्पिटेंट LES है इसके कारण कौन सा बीमारी होगा, गर्द, GERD, गर्द। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है, लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। गर्द में क्या होता है, जो हमारा LES है वो इनकम्पिटेंट रहता है, जिसके कारण गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लक्स करता है, मतलब कि पेट से फिर से हमारे इसोफेगस में आ जाता है, जिसके कारण अब गैस आ रहा है इसोफेगस में, तो इसोफेगस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसोफेगाइटिस होगा। वही ज़्यादा दिन तक रहा तो वो धीरे धीरे अल्सर बन जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो जाएगा, फिर वहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जो स्क्वामस, यहाँ पर कौन सा होता है, स्क्वामस होता है सेल, वो चेंज हो जाएगा एबनॉर्मल कोलुमनर में, जिसको हम कोलुमनर मेटाप्लेसिया भी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण होता है और इसके कारण इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बारेट इसोफेगस। ये बाद में ज़्यादा दिन तक रह गया तो ये बाद में एडिनोकार्सिनोमा भी बन सकता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स में क्लासिक ट्रायड देखने को मिलेगा। पहला क्या है,
लेट्रोस्टर्नल हर्टबर्न, दूसरा क्या है इपीगैस्ट्रिक पेन, तीसरा क्या है रिगर्गिटेशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसका मोस्ट कॉमन अगर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो लॉन्ग स्टैंडिंग हर्टबर्न विथ शॉर्टर हिस्ट्री ऑफ रिगर्गिटेशन। डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या होगा 24 आवर एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग। ठीक है, इसमें मेनली कौन सा स्कोरिंग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है डी मेस्टर का स्कोरिंग किया जाता है। किसका, डी मेस्टर का स्कोरिंग किया जाता है। नॉर्मल में कितना पीएच मॉनिटरिंग होगा, तो लेस देन 14.7, और गर्द में ये ग्रेटर देन 14.7। मैनेजमेंट क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे। स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद करेंगे, कैफीन इंटेक कम करेंगे, लार्ज मील हैवी मील जो फैट कंटेनिंग है उसको अवॉइड करेंगे। अगर सिम्टम हो जाए तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो डबल डोज ऑफ पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसमें ओमेप्राजोल जोल वाले आते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग सर्जरी, सर्जरी के पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि 24 आवर एम्बुलेंट्री पीएच मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बेरियम सॉलो करना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये स्लाइडिंग हर्निया तो नहीं है। इंडोस्कोपी करना पड़ेगा बायोस्कोपी के लिए, जो रूल आउट करता है कि कहीं ये बारेट इसोफेगस तो नहीं है। अगर कोई बोले कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है लैप्रोस्कोपिक नीसेन, NIAACN नीसेन फंदोप्लिकेशंस, जो 360 डिग्री में किया जाता है। अब देखिए, अब ये फंदोप्लिकेशन के भी टाइप्स हैं, तो सारे टाइप्स को हम समझ लेते हैं। जो पहला टाइप्स है उसका नाम है वाटसन फंदोप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जो फंदस होता है ना स्टोमक को, उसको लिया जाता है 90 डिग्री में, और उसको या क्या किया जाता है 1/4 ऑफ इसोफेगस जो एंटीरियर रहता है उसको कवर किया जाता है। मतलब या तो सिर्फ फंदस ऑफ स्टोमक को लेंगे 90 डिग्री में, या फिर 1/4 इसोफेगस को एंटीरियर लेंगे। दूसरा जो फंदोस्कोप है उसको कहते हैं, फंदोप्लिकेशन है उसको कहते हैं डोर। इसमें फंदस के जो स्टोमक हैं, स्टोमक का जो फंदस है उसको 180 डिग्री लिया जाता है इसोफेगस के इंटीरियर में। तीसरा जो टाइप है उसको कहते हैं टॉपेट फंदोप्लिकेशन। इसमें जो फंदस ऑफ स्टोमक है उसको 270 डिग्री में लिया जाता है। चौथा जो है वो है वेल्से मार्क 4। इसमें जो स्टोमक का फंदस है उसको 270 डिग्री में लिया जाता है, लेकिन एंटीरियरली। तो अब तो 270 डिग्री में दो को लिया जाएगा, एक था टॉपेट, दूसरा है वेल्से। तो दोनों 270 डिग्री में रहेगा, लेकिन अगर एसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट लिए दोस्तों वो टॉपेट हो जाएगा, एंटीरियर पार्ट लिए तो वेल्से हो जाएगा। नीसन फंदस को भी 360 डिग्री, अब 90 हो गया, 80 हो गया, 270 हो गया, तो 360 में जो होगा उसको नीसन फंदोस्कोपी कहेंगे। इसमें 1 पार्ट ऑफ फंदस लिया जाता है इसोफेगस के पीछे वाला अदर पार्ट ऑफ फंदस है, उसको फिर लाया जाता है इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। उसके बाद दोनों को क्या किया जाता है, ये प्लिकेटेड कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा है प्रीफर्ड फंदोप्लिकेशन, तो वो है नीसेन फंदोप्लिकेशन जो 360 डिग्री पे किया जाता है। ठीक है, रियली परफॉर्म्ड कौन कौन सा है, तो वाटसन और वेल्सी। मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड तो पार्शियल फंदोप्लिकेशन में तो डोर और टॉपेट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये पिक्चर दिखाना बहुत ज़रूरी है और इसको समझिए क्या है। ये वाला क्या है, ये है सुपीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, यह क्या है मिडिल फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर। ये दोनों क्या है, तो इन्फीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर। ये बीच में जो है वो क्या है मीडियन फेरिंजियल रफी। ये क्या है, तो ये है जोन ऑफ स्पार्सी मसल फाइबर। ये क्या है क्रिकोफेरिंजियल मसल। ठीक है,
ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल इसियोफेगल मसल, और उसके नीचे ट्रैकिया है। आखिर हम ये पढ़े क्यों? क्योंकि हमें इसमें पढ़ना है कुछ वीक एरिया। जो हमारा इसियोफेगस है ना, ये अपर इसियोफेगल स्फिंक्टर, वो मेनली दो चीज़ों से कंपोज होता है। एक तो ऑब्लिक फाइबर ऑफ ट्राकोफेरिंजियल थायरोफेरिंजियल, और एक ट्रांसवर्स फाइबर ऑफ क्रिकोफेरिंजियल मसल। अब इसमें डेहिसेंस, अगर दोनों के एजेज नहीं मिलेंगे तो इसके कारण बीमारियां होती है। तो बीमारियां ने उसको कहते हैं वीक एरियाज। तो चलिए वीक एरियाज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। लेटरल में कौन कौन से मसल देखे, तो एबव द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर, बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, बिलो क्रिकोफेरिंजियस। मतलब कि क्रिकोफेरिंजियस कहाँ था, तो यहाँ पर देखिए क्रिको 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 यहाँ क्रिकोफेरिंजियल के नीचे एक एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, किलान जेमिन्सन एरिया। यहाँ पर ही ऑब्लिक और ट्रांसवर्स फाइबर क्रिकोफेरिंजियल का मिलता है। ठीक है, तो ये वाला रेड वाला याद रखिएगा। दूसरा जो हमें डेहिसेंस पढ़ना है, वीकनेस या डेहिसेंस एरिया, वो होता है लैमर हैकरमैन एरिया। अब ये क्या है, लैमर हैकरमैन एरिया, तो ये मेनली डेहिसेंस देखने को मिलता है बिटवीन क्रिकोफेरिंजियस एंड सुपीरियर मोस्ट इसियोफेगल सर्कुलर मसल। ठीक है, मतलब कि डेहिसेंस बिलो क्रिकोफेरिंजियल मसल जो होता है उसको क्या कहते हैं, डेहिसेंस, लैमिलर डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, किलान डेहिसेंस, थायरोफेरिंजियल और क्रिकोफेरिंजियल के बीच में जो डेहिसेंस होता है उसको किलान डेहिसेंस कहते हैं। तो ये तीनों एरिया आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक तो किलान डेहिसेंस, लैमर डेहिसेंस और किलान लैमर एरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पूरा पिक्चर दिखाया हुआ है। ये वाला एरिया क्या है, तो किलान ट्रायंगल है। ये रीजन होता है बिटवीन थायरोफेरिंजियल और क्रिकोफेरिंजियल। ये हमारा लैमर ट्रायंगल है। लैमर ट्रायंगल कहाँ, रीजन बिटवीन क्रिकोफेरिंजियल एंड द मोस्ट सुपीरियर इसियोफेगल सर्कुलर मसल। किलान जेमिन्सन ट्रायंगल, ये कहाँ पर है, तो ये रीजन बिटवीन ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स फाइबर ऑफ क्रिकोफेरिंजियल मसल। ये देखिए, इससे ऊपर है, इससे नीचे है, और ये दोनों के बीच में है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसियोफेगल डायवर्टिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो हर्निएशन होता है ना, वो मेनली अगर किलान डेहिसेंस में हो तो उसको जेंकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। किलान डेहिसेंस कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर से अगर ये निकल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, जेनकर डायवर्टिकुलम। और अगर किलान जेमिन्सन एरिया से हो, यहाँ से हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, किलान जेमिन्सन डायवर्टिकुलम। तो इसियोफेगल डायवर्टिकुलम में मेनली दो तरह का हमने पढ़ा। ठीक है, इसका मेनली क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक तो एनाटोमिकल, दूसरा मैकेनिज्म के अनुसार। तो एनाटोमिकल में फेरिंजियल इसियोफेगल, मिडिल थोरैसिक या मिड इसियोफेगल, या लोअर या इपीफेरेनिक। और मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन डायवर्टिकुलम, पल्सन डायवर्टिकुलम। ये क्या होता है, तो ये अदर इसियोफेगल डायवर्टिकुलम में आता है। ट्रांजैक्शन डायवर्टिकुलम को मिड इसियोफेगल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। और ये पल्सन डायवर्टिकुलम और होता है इपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, जो मेनली कहाँ पर रहता है, तो इसियोफेगस के ऊपर रहता है। ठीक है, अब डायवर्टिकुलम में भी दो तरह का डायवर्टिकुलम होता है, एक ट्रू डायवर्टिकुलम, एक फॉल्स डायवर्टिकुलम। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रू डायवर्टिकुलम है या फॉल्स, तो ट्रू में जो हर्निएशन होता है ना, वो एक सेकेंड, ट्रू फॉल्स, ट्रू में जो होता है ना वो तीनों लेयर से होता है, म्यूकोसा से भी, सब मुकोसा से भी, और मस्कुलरिस से भी। इसमें जो होता है ओनली वन ट्रू डायवर्टिकुलम है इसियोफेगस में, और वो कौन सा है, ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम, जिसको मिड इसियोफेगल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। और फॉल्स में हर्निएशन सिर्फ मुकोसा और सब मुकोसा में होगा, और इसमें जेंकर आ जाएगा और इपीफ्रेनिक आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये जो ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम है ये क्या है, इसमें मेनली पुलिंग फोर्स लगता है एक्सटर्नल टू इसियोफेगस। इसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, नियोप्लास्टिक प्रोसेस देखा जाता है और ये यूजुअली एंटीरियर वॉल होता है नियर द ट्रैकियल बाइफरकेशन। और इसमें अधेशन कहाँ पे होता है, द फॉलोइंग सर्जरी टू फ्यूज एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है। पल्सेशन डायवर्टिकुलम ये मेनली, इसका दूसरा नाम ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम का दूसरा नाम मिड इसियोफेगल डायवर्टिकुलम भी है। ठीक है। अब आते हैं पल्सन डायवर्टिकुलम। इसमें क्या है, herniation कहाँ पे होगा, तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में होगा, इसलिए इसको सीधो कहा जाता है। ये तो पहले ही बता दिया। एक होता है फरिंजियो इसियोफेगल डायवर्टिकुलम जिसको हम जेंकल भी कहते हैं जब ये फेरिंग्स में हो तो चलिए हम पढ़ते हैं जेंकल डायवर्टिकुलम के बारे में। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन इसियोफेगल डायवर्टिकुलम है। ये जो जेंकल डायवर्टिकुलम है ये मोस्ट कॉमन इसियोफेगल डायवर्टिकुलम है। इसको फाल्स डायवर्टिकुलम ही कहते हैं क्योंकि इसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, मस्कुलरिस इन्वॉल्व नहीं होता है। ये मोस्ट कॉमन किस में देखा जाता है, एल्डर पीपुल में, डायबिटिक पेशेंट में और मेल्स में। इसमें जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होता है ना, उसमें ड्यूल नर्व सप्लाई होता है, थायरोफेरिंजियल में फेरिंजियल प्लेक्सस से और क्रिकोफेरिंजियल में रिकरेंट लरिंजियल नर्व से। इसके कारण क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग सलोइंग, और जिसके कारण मेनली किलान डेहिसेंस होता है और इसके कारण प्रेशर बढ़ता है। तो सिम्टम में क्या हो जाएगा, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है डिस्फेगिया। क्या है, डिस्फेगिया, निगलने में प्रॉब्लम होता है और इसमें 50% से ज़्यादा केसेस सर्वाइकल वेव से एसोसिएटेड है। हेलिटोसिस, स्मेल प्रॉब्लम, रिगर्गिटेशन ये सब देखने को मिलता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तो एस्पिरेशन का रिस्क होगा ड्यू टू रिगर्गिटेशन, पेरिटोनाइटिस के रिस्क बढ़ जाएंगे, लंग एब्सेस बढ़ जाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस लंग एब्सेस भी होते हैं और इसके कारण मिले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। तो याद कीजिए जब हम बारेट वाला पढ़ रहे थे तो उसके कारण एडिनो कार्सिनोमा होता है और जेंकल डायवर्टिकुलम के कारण स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में बेलियम सॉल्व करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्रिकोफेरिंजियल मायोटोमी, डायवर्टिकुलोप्लेक्सी और अदर में डायवर्टिकुलोटोमी और दोलमान प्रोसीजर कर लेंगे। दोलमान प्रोसीजर को हम अक्का डायवर्टिकुलो इसियोफेगेक्टोमी भी कहते हैं। इसमें एंडोस्कोपिक स्टेपलिंग किया जाता है सेप्टम में बिटवीन इसियोफेगस एंड डायवर्टिकुलम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ये जो डायवर्टिकुलम है ये कंजेनाइटल या एक्वायर, मल्टीपल या सिंगल, लेटरल या पोस्टीरियर होता है। इसमें जो साइज होता है सैक का वेरी करता है 1 से 12 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, ये जो है यही है हमारा जिंकल डायवर्टिकुलम और इसको वॉइसी साइन भी कहते हैं। ये मेनली आपको कैसा आवाज़ करेगा, तो गागलिंग साउंड सुनाई देगा। क्यों होगा कि ड्यू टू स्पार्सलिंग फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो जाता है लार्ज जिंकल डायवर्टिकुलम में, और ये मेनली ये जब पल्पेशन करेंगे तब सुनाई देगा।